नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था संसदात्मक व्यवस्था के बारे में। इस कक्षा में हम जानेंगे संघात्मक व्यवस्था। हम पढ़ते आ रहे थे शासन व्यवस्था आखिर कैसी होती है, तो उसका जो दूसरी श्रृंखला है यह है हमारी संघात्मक व्यवस्था। ठीक है, तो मैं हूं प्रशांत कुमार और आपका स्वागत करता हूं पीकेपी स्ट्रेटजी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो आपको 100% अच्छी लगेगी तो अभी इसे लाइक करिए और शेयर करिए भी। ठीक है दोस्तों, और जो भी पार्ट आपको समझ में ना आए तो उसको कमेंट में लिखकर बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट। चलिए शुरू करते हैं हम संघात्मक व्यवस्था के बारे में। पहले हम देख तो ले संघात्मक व्यवस्था क्या है, आखिर संघ क्या है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ संघ। संघ क्या है हम इसके बारे में जान लेंगे। देखना, संघ, यदि संघ को मैं दो भाषाओं में लिखूं, यदि दो तरीके से लिखूं। इंग्लिश में इसको कहते हैं फेडरेशन। क्या कहते हैं? फेडरेशन। फेडरेशन फेडरेशन जो शब्द है वे कहाँ से निकला हमारा? फेडरेशन शब्द निकला है फोइडस से। फोइडस, फोइडस एक लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है? एक लैटिन शब्द। ठीक है, ये यहाँ से निकला है, ये फेडरेशन। ठीक है, संघ। और यदि मैं दूसरे ही बात करूँ तो दूसरे जो शब्द लिखूँ मैं संघ का, तो संघ को दूसरे उसमें कहते हैं यूनियन। क्या कहते हैं हम? यूनियन। दोस्तों, पिछले जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है इसको इग्नोर मारना, आपको केवल पढ़ना है। गाने बज रही है, छोड़ो। अब देखते हैं अब इनका अर्थ। आप सोच रहे हो संघ, सर आप फेडरेशन भी कह रहे हो, आप यूनियन भी कह रहे हो। देखना अब हम क्या क्या कहेंगे, हम अजीब अजीब बातें करेंगे, लेकिन आपको ये टॉपिक घोल कर प्यार दिया जाएगा। आप इस चीज़ में चिंता ना लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलो जी शुरू करते हैं। देखना, फेडरेशन का अर्थ होता है संधि अथवा समझौता। जो फेडरेशन का अर्थ होता है, क्या होता है? फेडरेशन का अर्थ होता है संधि अथवा समझौता। किसका अर्थ होता है ये? फेडरेशन का। ठीक है, यूनियन का अर्थ क्या होता है? समूह। यूनियन का अर्थ है एक समूह, यानी कि स्वार्थहीन समूह भी कह सकते हैं इसको। स्वार्थहीन समूह, इसमें किसी का भी स्वार्थ नहीं है यूनियन में। चलो जी, अब देखते हैं थोड़ा सा, अब समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अपने प्रिय भारत की बात करूंगा और अपने जो सहयोगी है हम अमेरिका की बात करेंगे। ठीक है, चलो जी, मैं एक अमेरिका का चित्र बना लेता हूँ। ये कौन सा चित्र हो गया? ये हो गया अमेरिका। ये लिख देता हूँ मैं, अमेरिका। ठीक है, और मैं भारत का एक चित्र बना लेता हूँ मैं। भाई देखना, चित्र थोड़ा सा ऐसे ही है। हम और देशों की वो तो ले सकते हैं, लेकिन अपनी नहीं देंगे जमीन। ठीक है, देखना, अमेरिका भी राज्यों में विभाजित है, यानी कि ये राज्य हो गया, ये राज्य हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये कुछ इस तरीके से। और भारत भी राज्यों में विभाजित है, जैसे कि आप जानते हो, ये ऐसे। अब मैं सारे ही बनाने पड़ेंगे, आप समझो। ठीक है, भारत भी राज्यों में विभाजित है और अमेरिका भी राज्यों में विभाजित है। ठीक, चलो जी, देखना, अमेरिका के जो राज्य है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी है 50+ राज्य हैं। देखना, ये अमेरिका की क्रांति से पहले, यानी कि सन 1787 से पहले क्या थे? ये छोटे छोटे अपने एक अलग अलग छोटे छोटे देश थे। अपने छोटे छोटे अलग अलग छोटे छोटे देश थे। ये इतने मतलब कि वीक देश थे, यानी कि इतने कमज़ोर देश थे, इन पर कोई भी कब्जा कर लेता था। कोई भी कब्जा कर लेता था। ना तो इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, ना इनकी सैन्य स्थिति अच्छी थी। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम मिलकर एक ऐसा देश बनाए, एक ऐसा समूह बनाए, एक ऐसा संघ बनाए कि हमें कोई टक्कर ना दे, तो इन्होंने एक संघ बनाने की कोशिश की। तो उन्होंने एक राज्य लिया, अमेरिका से ये कहा कि
आप हमारी रक्षा करिए, आप हमारी रक्षा करिए, हम आपके साथ हैं। यानी कि अमेरिका को उन्होंने क्या कहा, अमेरिका को कहा कि हम आप में विलय होना चाहते हैं, विलय होना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने शर्त बताई, उन्होंने शर्त ये की कि हम जब तक विलय हैं, यानी कि हम जब तक आपके साथ हैं तब तक, जब तक कि हम कमज़ोर हैं, आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी नहीं है। जैसे ही हम अपनी कमजोरी को ख़त्म कर देंगे और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार लेंगे, तब हम अपनी इतनी क्षमता रखते हैं कि हम अलग हो जाएंगे। यानी ये कह सकते हैं कि जो ये हमारे जो अमेरिका, सॉरी हमारे नहीं, अमेरिका के जो राज्य है, ये एक संधि के तहत अमेरिका से मिले। अमेरिका से जैसे मिले तो उन्होंने एक अमेरिका का संघ बना दिया, जिसको कहा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी कि मैं लिख सकता हूँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन्होंने इस नाम का एक संघ बना दिया। यानी कि ये अब एक जो राज्य है उस राज्य से मिल गए, वो जो छोटे छोटे राज्य थे वे एक राज्य से मिल गए, वे राज्य मिलकर एक संघ बना दिया, जिसको कहा उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक, अब हम अपने भारत की बात करते हैं। समझाऊंगा मैं इसमें एक तुलनात्मक रूप से एक एक चीज़। अब एक भारत के बारे में आ जाओ, चलो जी भारत के बारे में बात करते हैं। जब भारत आज़ाद नहीं होता, भारत 1947 से पहले की बात है, तो भारत छोटे छोटे रियासतों में भी विभाजित था, छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित था। वहाँ की अलग रियासत थी, कोई राजा था, कोई महाराजा था, कोई महारानी थी, कहीं ब्रिटिश शासन था, कुछ सब अलग अलग था, तितर बितर था। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, ठीक है, तब क्या बात हुई, तो आपको इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक उदाहरण और दे दूँ, ठीक है ना, आप समझ जाएंगे इसका कहने का तात्पर्य मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आप ध्यान सुनो। हमने समझा कि जितने भी राज्य है पहले तो उन्हें एक बना लो, मिला दे बिल्कुल सेम। कैसे देखना, जैसे कि हमारे पास एक कोई पानी है गिलास में, ये लाल रंग का राज्य हुआ, ये नीले रंग का राज्य हुआ, ये पीले रंग का राज्य हुआ, ये हरे रंग का राज्य हुआ। हमने सब इन राज्यों के रंग डाल दिए इसमें, पानी में, रंगहीन पानी में। तो अब आप बता सकते हैं कि पानी का रंग कैसे होगा। पानी का रंग होगा जैसे भी होगा, हम ये तो जानते नहीं, लेकिन अब आपको ये अनुमान हो चुका कि यदि हम इन रंगों को अलग करने की कोशिश करें तो क्या कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो वही कंडीशन ये हुई। जो भारत के जो राज्य है ये 1947 से पहले तो अपना आप को डॉन मान रहे थे कि हम तो हम हैं, हम दम हैं, मतलब हमारे में दम है। लेकिन 1947 के पश्चात ये ऐसे नहीं मान पाए। 1947 के पश्चात जैसे ये भारत में मिले तो ये भारत के ही होकर रह गए। यानी कि भारत से अब कभी भी अलग नहीं हो सकते। जबकि यहाँ के जो राज्य हैं अमेरिका के राज्य क्या कहते हैं, हम जब तक कमज़ोर है, आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं है, हमारी सैन्य स्थिति ठीक नहीं है, तब तक तो जी हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारी रक्षा करो। लेकिन जैसे ही हम अच्छे हो जाएंगे, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, तो हम अपने अपने राज्य को लेकर अपने अलग देश बना लेंगे। ये कौन सी बात चल रही है, अमेरिका की, जिसको उन्होंने कहा यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यदि भारत की बात करें तो भारत में ऐसा नहीं है। भारत के राज्य एक बार आ गए तो बस आ गए, यहीं के होकर रह गए। इस बात को समझने की कोशिश, इस कारण हमने अपने जो भारत का जो संविधान में संघ का तात्पर्य निकाला यूनियन से, ना कि फेडरेशन से। फेडरेशन में क्या था, संधि थी, समझौता थी। चूँकि हमारे राज्य संधि अथवा समझौता के तहत विलय नहीं हुए, ये अपनी इच्छा से विलय हुए थे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो भारत का जो राज्य है यूनियन है। यानी कि हमारी जो शासन व्यवस्था है यूनियन टाइप की शासन व्यवस्था है। संघातात्मक के दो अर्थ है ना, कि एक फेडरेशन और एक यूनियन, तो हम यूनियन वाले हैं। चलो जी, ये बात तो हमने समझी। अब हम समझते हैं इससे थोड़ा सा आगे का टॉपिक, जैसे कि अब हमने जिसे अपनाया तो किस किन देशों में ये व्यवस्था है। देखना, जो फेडरेशन की व्यवस्था है एक चीन में है, बिल्कुल चीन में है, अमेरिका में, संयुक्त राज्य, सॉरी चीन नहीं, चीन तो अलग है, चीन तो एकात्मक का है, चीन नहीं, वो संयुक्त अरब अमीरात इसका बेस्ट उदाहरण है, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, और भारत को तो आप जानते ही हो, हमारा प्रिय देश भारत। चलिए मैं मिटा देता हूँ।
ठीक है, अब देखते हैं हम थोड़ा संघ के बारे में वो जानने की कोशिश करते हैं, संघीय व्यवस्था के बारे में। तो संघीय व्यवस्था, अब जब हम पढ़ रहे थे हमने संघ समझा, अब वो संघीय व्यवस्था देखते हैं। संघीय व्यवस्था दो कारकों पर निर्भर करती है। नंबर 1, शासन पर। आखिर वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी है? शासन व्यवस्था को हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था कि आखिर संसदात्मक शासन व्यवस्था है अथवा एकात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, चलो जी, जो दूसरा जो टॉपिक है अब देखते हैं, जो शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है, जो संघात्मक व्यवस्था में है, वो है देखना कि वहाँ का जो केंद्रीय सरकार है और दूसरी राज्य सरकार है, राज्य अथवा क्षेत्रीय, इसे क्षेत्रीय ठीक कहा लिखेगी, क्षेत्रीय सरकार है। इनमें आपस में कैसा संबंध है? ठीक है, यही डिफाइन करेगी कि किसी देश में संघात्मक व्यवस्था है, किसी देश में संघात्मक व्यवस्था है अथवा एकात्मक शासन व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है ना जी, बिल्कुल। अब आप सोचोगे सर जी संघात्मक और एकात्मक इनसे कैसे तात्पर्य मतलब पता चलेगा? तो देखते हैं, बिल्कुल ही पता चलेगा जब हम बताएंगे, तो हम इसी नाम के हैं। देखते हैं, जो केंद्रीय सरकार और जो क्षेत्रीय सरकार है, यदि एक बात कहे, एक मोटी मोटी बात कहे, यदि केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार में शक्तियों का विभाजन समान रूप से हुआ है, शक्तियों का विभाजन समान रूप से हुआ है, तब हम कह सकते हैं कि वहाँ संघात्मक व्यवस्था है। और यदि केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में शक्तियों का विभाजन अलग अलग विभिन्न तरीके से हुआ है, यानी कि असमान तरीके से विभाजन हुआ है, तब हम कह सकते हैं कि वहाँ की जो शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था है। अब देखना, भारत के संविधान इतना विचित्र संविधान है कि कहते नहीं कि भारत का संविधान मिश्रित संविधान है। तो देखना मिश्रित में कैसे, ना तो हमारा जो हमारा संविधान पूर्णतः संघात्मक है, ना ही पूर्णतः एकात्मक है। क्यों? देखना, क्योंकि हमारे संविधान में संघात्मक व्यवस्था के भी गुण है, और हमारे जो संविधान में एकात्मक व्यवस्था के भी गुण है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था के गुण है, यही हमको पढ़ना है। जो हमको पढ़ना था टॉपिक में, यही पढ़ना था। ये तो मैंने आपको सब कुछ बेसिक बताया था, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं भारत की संघात्मक व्यवस्था के गुण और एकात्मक व्यवस्था के गुण। तो भारत में कौन कौन संघात्मक व्यवस्था के गुण हैं? चलिए जी देखना, ये हेडिंग डाल लेते हैं हम पहले एक बार, और मिटा दूँ मैं इसको, रब कर दो। ये क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, प्री में आ जाते हैं, मेंस में तो इनकी विशेषताएं आती है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा पढ़ के देखना। यदि मैं संघात्मक व्यवस्था की बात करूं, तो भारत की संघात्मक विशेषताएं क्या है? देखना, संघात्मक विशेषताएं में नंबर 1, द्वैध शासन पद्धति का होना, यानी कि दो प्रकार की सरकारों का पाया जाना। यानी कि मैं लिख सकता हूँ द्वैध शासन पद्धति का होना। देखना, हमारे देश में द्वैध शासन पद्धति है। आप जानते हो हमारे देश में केंद्र सरकार भी है और प्रांतीय सरकार यानी कि क्षेत्रीय सरकार भी है। तो हमारे देश में कौन कौन सी सरकार है? एक केंद्रीय सरकार भी है और दूसरी प्रांतीय सरकार यानी कि क्षेत्रीय सरकार भी है। चलो जी, पहली बात थी द्वैध शासन व्यवस्था का होना। चलो जी, अब देखते हैं इसके बाद है लिखित संविधान का पाया जाना। लिखित
संविधान का पाया जाना। हमारे जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। आप जानते हैं बिल्कुल, हमारे संविधान की विशेषता में हमने पढ़ा कि हमारा जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? हमारे संविधान में 465 अनुच्छेद है, राइट, 465 अनुच्छेद है। और कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। और भाग कितने हैं? भाग है हमारे 22, नहीं 25। 22 तो पहले कभी मूल संविधान में हुआ करते थे। तो 25 भाग है, 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ है। तो ये जो दूसरी बात थी संघात्मक विशेषता की थी कि लिखित संविधान का पाया जाना, ठीक है। और तीसरी बात देखते हैं अब, तीसरी बात देखते हैं। तीसरी बात में मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारा संविधान ही सर्वोच्च है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता से तात्पर्य ध्यान सुनना, यानी कि यदि हमारी संसद कोई भी ऐसा कानून बना दे जो संविधान के अनुरूप नहीं है, यानी कि हम कोई भी मतलब कोई भी कानून हमारे संविधान का अनुरूप नहीं है, तो हमारे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि हम न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा, यानी कि न्यायिक समीक्षा के द्वारा उस कानून को हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि निरस्त कर सकते हैं। तो किसके द्वारा? तो मैं लिख देता हूँ, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा हम किस प्रक्रिया से? न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा के द्वारा, ठीक है। हम उस संविधान में जो कानून बनाया गया था जो संविधान के विपरीत है उसको हम निरस्त कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यदि हम बात करें हम अपनी विधायिका की, तो जहाँ संघात्मक व्यवस्था होगी वहाँ हमेशा दो सदन मिलेंगे, एक जैसे कि हमारे में लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि वहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था मिलेगी, द्विसदनात्मक, वहाँ दो सदन मिलेगी, द्विसदनात्मक व्यवस्था पाई जाती है। कहाँ? जहाँ संघात्मक व्यवस्था। ये तो बेस्ट है, ये तो हमको याद रखना ही है। यदि किसी भी राज्य अथवा किसी भी देश में, राज्य से तात्पर्य देश ही है पॉलिटिकल साइंस में, यदि वहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है तो हम बिल्कुल आँख मीच के कह सकते हैं कि वहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है, ना कि संघात्मक शासन व्यवस्था। तो हमारे यहाँ कौन कौन से सदन है? नंबर 1 लोगों का सदन यानी कि लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा, ठीक है। और यदि हम राज्यों में बात करें तो राज्यों के लिए कौन सा होगा? राज्यों में होगा हमारा राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा। और दूसरा होगा, सभी राज्यों में नहीं पाया जाता लेकिन फिर भी पाया जाता है, राज्य विधान परिषद, राज्य विधान परिषद, ठीक है। चलो जी, 4 हमने इसमें पढ़ ली संघात्मक विशेषताएं के बारे में। यदि मैं एकात्मक विशेषताएं की बात करूं, हमारे संविधान में एकात्मक विशेषताएं कौन कौन सी है? तो देखना, एकात्मक विशेषता में बिल्कुल आप समझ लो, जैसे कि आपातकाल का होना, राज्यपाल की नियुक्ति करना, अखिल भारतीय सेवाओं का पाया जाना, ये ऐसे ऐसे हमारे यहाँ एकात्मक व्यवस्था को भी दिखाते हैं। एकात्मक व्यवस्था का तात्पर्य है कि जो सरकार है वो केंद्र, जो प्रांत की जो सरकार है, इनकी भी शक्ति कहाँ चली जाएगी? केंद्र के पास। प्रांत की सरकार की शक्ति केंद्र के पास चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलो जी देखते हैं इसके बारे में भी। यदि हम एकात्मक की बात करें, एकात्मक विशेषताएं, एकात्मक विशेषताएं देखना, एकात्मक विशेषता में देख ले, बिल्कुल पहले हम राज्यपाल ही लिख लेते हैं, राज्यपाल।
किसी भी राज्य में जो, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति का पद है, ऐसे ही किसी भी राज्य में राष्ट्रपति के पद की तरह एक राज्यपाल का पद है। राज्यपाल वहाँ का एक कार्यकारी मुखिया होता है, कार्यकारी मुख्य होता है। किसका? कार्यपालिका का कार्यकारी मुख्य होता है राज्यपाल। तो राज्यपाल की नियुक्ति संघ द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति संघ द्वारा कहते हैं, जो हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में केंद्र कहते हैं। तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। जब केंद्र में यानी कि जब राज्य में शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाती, तब राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाइए। तब राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए। तब उस राज्य की जितनी भी समस्त शक्तियाँ होगी तब केंद्र के पास हस्तांतरित हो जाएगी। यानी कि जो शासन करेगा उस राज्य में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल करेगा, जो कि राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त किया गया एक एजेंट होता है। ठीक है ना। चलो जी, ये तो थी हमारी किसकी? एकात्मक व्यवस्था में। दूसरी बात बताई थी मैंने आपको अभी, जैसे कि अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं देखना, वैसे तो प्रत्येक राज्यों के पास अपनी जो सेवाएं मतलब कि अपने अधिकारी होते हैं, जैसे कि PCS हुए, ऐसे इस टाइप के। लेकिन जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी, जैसे कि IAS हुआ, IPS हुआ, ये अखिल भारतीय जो सेवा है इनको भी राज्यों में नियुक्त कर सकते हैं। इनको भी राज्यों में नियुक्त कर सकते हैं। यानी कि जो IAS है, जो IPS है, ये राज्यों में नियुक्त किए जाते हैं वहाँ की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा। तो ये भी जो गुण है हमारा एकात्मक शासन व्यवस्था को बताता है। ठीक है। चलो जी, एक बात मैं आपको बता दूं, जो भारत का जो संविधान है, वो अनस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है। अनस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है। जो भारत का संविधान का भारत का जो संघ है, संविधान नहीं संघ है, जो भारत का जो संघ है अनस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है। वही पानी वाला उदाहरण ले लो। पानी वाले उदाहरण से तात्पर्य मतलब कि आपने पानी में भी रंग मिला दिए। अब क्या आप उनको अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। यानी कि वे अपनी मर्जी से तो आए, लेकिन अब अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। ठीक है, वही तात्पर्य था अनस्वर राज्यों का अनस्वर संघ। जबकि अमेरिका क्या है? नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है। ठीक है। चलो जी, जो तीसरी बात करें तो तीसरी बात में हम लिखते हैं एकल संविधान। तीसरी बात में हम लिख सकते हैं एकल संविधान के बारे में। एकल संविधान से तात्पर्य देखना, यदि हम संघात्मक व्यवस्था में बात करें तो संघात्मक व्यवस्था में राज्यों के पास भी अपना एक संविधान होता और केंद्र के पास भी यानी कि संघ के पास भी एक अपना संविधान होता। लेकिन जो हमारे देश की जो विशेषता है एकात्मक संविधान की जो ली है, उसमें राज्यों का भी और संघ का भी यानी कि राज्य प्लस केंद्र दोनों का एक ही संविधान है। दोनों का एक ही संविधान है। दोनों की शक्तियों को एक ही संविधान में वर्णित किया गया है। दोनों को शक्तियों को एक ही संविधान में वर्णित किया गया है। ये मैंने आपको बताया एकल संविधान के रूप में। ये हमने जानने की कोशिश की एकात्मक व्यवस्था के बारे में। वैसे तो बहुत सारी व्यवस्था है, जैसे कि हमारे जो सशक्त केंद्र है, सशक्त केंद्र भी इसमें ही आता है हमारा। सशक्त केंद्र से तात्पर्य है कि जितनी भी शक्तियाँ हैं यानी कि वे केंद्र के पास है। जैसे कि शक्तियाँ कौन कौन सी है? हमारी राज्य सूची की शक्तियाँ, केंद्र सूची की शक्तियाँ, समवर्ती सूची की शक्तियाँ और अवशिष्ट शक्तियाँ। देखना, केंद्र सूची की जो शक्तियाँ है वो राज्य सूची की शक्तियों से अधिक है, यानी कि केंद्र के पास तब भी अधिक पावर है। राज्य सूची की जो शक्तियाँ हैं वे तो राज्य सूची में है ही, लेकिन उनमें भी केंद्र किस प्रकार हस्तक्षेप करता है कि यदि कोई कानून केंद्र द्वारा भी बनाया गया और राज्य के द्वारा भी बनाया गया तो केंद्र द्वारा कानून प्रभावी होगा। ठीक है, बिल्कुल। और तीसरी बात, जैसे समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची भी बिल्कुल ऐसी है। यदि कोई कानून केंद्र द्वारा बना दिया जाता है तो अब राज्य को मानना पड़ेगा। यदि कोई कानून राज्य ने बना दिया और उस कानून में कुछ फेरबदल केंद्र ने कर दिए तो केंद्र का ही कानून लागू होगा। ठीक है। और अवशिष्ट शक्ति से तात्पर्य जैसे कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उनके बारे में जो नई नियम शब्दावली बना रहे, तो ये सब केंद्र के हाथ में ही है। तो ये बात थी सब इनकी, किसकी? एकात्मक विशेषताएं के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत ही कम समय में अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।